अभिमन्यु ने अपने गुप्त मंत्र के कौशल के साथ स्क्रॉल को हत्यारे से ले लिया था। अभिमन्यु ने उन ठगों को बुरी तरह मार डाला था और उसे उम्मीद थी कि रेत के जंगल का सांप ग्रुप उससे बदला लेने के लिए एक ना एक दिन जरूर आएगा। उस ग्रुप के लोग शायद बहुत दिनों से अभिमन्यु का पीछा कर रहे थे और इसी वजह से शायद वो जानते थे कि इस वक्त अभिमन्यु कमजोर था और इसलिए उन्होंने इस वक्त अभिमन्यु पर वार करने का फैसला किया। अभिमन्यु गंभीर रूप से घायल हो गया था और वो अभी भी ठीक होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने इंतजार करना ठीक नहीं समझा और उन लोगों ने शायद सोचा कि ये उनके लिए उस पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। हालांकि उन्हें शायद इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु इतनी तेजी से गुप्त कौशल सीख लेगा। अब उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनकी मदद से वो अपने ऊपर होने वाले हमले और उसे करने वाले हमलावरों की उपस्थिति का पता लगा सके। अभिमन्यु ने दीवार पर उंगली उठाई और उसकी उंगलियों से काला धुआं निकलने लगा। धुआं खिड़की के फाटक से गुजरा और हत्यारे को जा लगा। अभिमन्यु ने हत्यारे को भागने की कोशिश करते हुए कराहते हुए सुना और वो आदमी जल्दी से वहां से चला गया। अभिमन्यु ने जिस शक्ति से उस पर हमला किया था वो जादुई एनर्जी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। इतनी कम शक्ति से योद्धा स्तर के हथियारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो आसानी से उनकी उपस्थिति का पता लगा सकता है। अभिमन्यु के भाव बदल गए। वो उस आदमी के पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उस अकेले आदमी के पीछे और कौन कौन उसका वहां इंतजार कर रहा है। वो अभी तक लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। साथ ही वो वास्तव में खुश भी था कि ग्रुप ने आखिरकार उससे संपर्क कर ही लिया। वो अभी भी ये जानना चाहता था कि क्या उनके पास अभी भी सच में ड्रैगन स्केल फ्लावर है या नहीं। हालांकि वो हत्यारा इस बार बच गया था और अभिमन्यु के पास उसके द्वारा जारी की गई नेगेटिव एनर्जी का पता लगाने के लिए विशेष तरीके मौजूद थे, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने आगे से होने वाली चीजों के बारे में अधिक सतर्क रहने का फैसला किया। 12 दिन बाद ईशानी जोर से चिल्लाई और उसने अपनी क्रॉस गार्ड तलवार को अभिमन्यु की ओर तेजी से घुमाया। क्लैंग! वे दोनों घर के पिछले हिस्से में तलवार के कौशल का अभ्यास कर रहे थे। ईशानी लगातार अभिमन्यु पर हमला करती रही, जबकि अभिमन्यु लगातार उन हमलों को ब्लॉक करता रहा। हालांकि अभिमन्यु बिना पसीना बहाए ईशानी की सभी हरकतों का पूर्वानुमान लगा पा रहा था और वो बहुत खुश भी था कि उससे तलवार चलाने का कौशल सीखने के बाद ईशानी में बहुत सुधार हुआ था। बहुत अच्छा, तुम अच्छा कर रही हो। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए ईशानी की प्रशंसा की। लेकिन अब तुम आराम करो, है ना? और चलो नाश्ता करते हैं। हाँ मास्टर, ईशानी ने कहा। वो अभी भी हाँफ रही थी। उसने अपनी तलवार नीचे रखी और अभिमन्यु को प्रणाम किया। काफी समय बीत गया था जब से अभिमन्यु ने उसे अपनी स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था और तलवारबाजी सिखा रहा था। ईशानी एक मेहनती लड़की थी और वो तेजी से चीजें सीख रही थी। तलवार चलाने के गुण सीखने के बाद वो हर दिन अभ्यास करती और हर रोज कुछ नए दांव सीखने का शौक भी रखती। अभिमन्यु जानना चाहता था कि क्या ईशानी वास्तव में उस पर भरोसा करती है, इसलिए अभिमन्यु ने थोड़ी चालाकी दिखाई और कुछ कौशल उसे गलत तरीके से सिखाए, क्योंकि वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। हालांकि वो एक सेकंड के लिए डरी दिख रही थी, लेकिन फिर उसने बिना कोई सवाल पूछे उन कौशलों का अभ्यास करना शुरू कर दिया और तब अभिमन्यु ने उसे तुरंत रोक दिया। वो अब उस पर बहुत भरोसा करता था। ईशानी उसके लिए एक आदर्श छात्रा थी। उसने अब उसका भोजनालय वाला काम छुड़वा दिया था। साथ ही अभिमन्यु ने उसके बिलों का भुगतान करने का भी फैसला किया और उससे कहा कि वो तलवार कौशल का अभ्यास करने पर ध्यान दे। अभिमन्यु ने चिप की मदद से तलवार कौशल का अपना सेट विकसित किया था और यही कारण था कि वो जल्दी ही स्ट्रांग हो गया था। ईशानी अभिमन्यु के काफी करीब आ चुकी थी, क्योंकि अभिमन्यु को ईशानी के अंदर अपनी झलक दिखाई देती थी। वो धीरे धीरे भोजन कक्ष में चला गया और ईशानी
उसके सामने कमरे में प्रवेश कर गई। उसने सावधानी से तलवार रखी और अभिमन्यु की प्लेट में सब्जी और रोटी परोसा। उसने मेज पर खड़े होने से पहले अभिमन्यु को एक गिलास दूध भी दिया। अभिमन्यु को ईशानी बहुत पसंद थी। वो बहुत केयरिंग नेचर की थी और उसके चेहरे पर हमेशा गंभीर भाव रहते थे, जो उसके मेहनती होने का प्रमाण था। नाश्ते के बाद ईशानी वहां से चली गई। अभिमन्यु ने कुछ देर के लिए अपने कमरे में ध्यान करने का फैसला किया। वो पहले से ही पूरी तरह से चोटों से उबर चुका था और अब वो उन दिलों को विशेष वस्तुओं में बदलना चाहता था जो उसने चमकते हाथी वाले मिशन से प्राप्त किया था। जीरो, लाइटनिंग की जांच करो, उसकी प्रगति कैसी है। साथ ही मुझे यह भी रिपोर्ट करो कि बाकी मिशंस की प्रगति कैसी है, अभिमन्यु ने जीरो से कहा। लाइटनिंग 54% पूर्ण, कुछ खास करने की प्रक्रिया का सिमुलेशन 31% पूर्ण, ट्रैंक्विलिटी की दवाई 11% पूर्ण। अभिमन्यु ने सजगता से अपना अगला सवाल जीरो से पूछा। जीरो, जो मन की शांति वाली दवाई का फॉर्मूला था, उसे पूरा करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? 15 दिन। जीरो का जवाब थोड़ा निराश करने वाला था। ट्रैंक्विलिटी की दवाई का जागृति दवाई के समान प्रभाव था। वे दोनों अभिमन्यु को अपनी दिमागी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकते थे। समस्या ये थी कि उसके पास अधिक जागृति दवाई तैयार करने के लिए सामग्री समाप्त हो गई थी और उसका शरीर पहले से ही इसके प्रभाव का विरोध कर रहा था। इसलिए उसने शांति की दवाई का फॉर्मूला खोजने का फैसला किया। उच्च दिमागी शक्ति की मदद से अभिमन्यु अपने लिमिट्स को और आगे बढ़ा पाएगा। उसे वाटर ऑफ टीयर्स और रक्षा मंत्र मॉडल को खोजने की भी आवश्यकता थी, लेकिन इस समय उसके पास कोई सुराग नहीं था। मानव के पास केवल आक्रमण रेंज वाले मंत्र थे और वो अपना बचाव सिर्फ विशेष वस्तुओं और विशेष जादू के घेरे की वजह से कर पाया था। अभिमन्यु दीवार के पास एक बुक शेल्फ की ओर चला गया और उसमें से एक किताब निकाली। उसके बीच में पीले कागज का एक टुकड़ा था और उस पर लिखे सभी शब्द एक विशेष भाषा में लिखे हुए थे जिसे सामान्य लोग नहीं पढ़ सकते थे। यह पोशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी का फॉर्मूला था, लेकिन इसे नियर कोड के साथ एनक्रिप्ट किया गया था। अभिमन्यु ने इसके मुख्य एडिशन को जला दिया और एनक्रिप्शन के साथ एक नया कोड बनाने लगा। यहां उसी फॉर्मूला का वर्णन था, इसलिए अभिमन्यु ने फिर से उस फॉर्मूला को पढ़ा, क्योंकि वो जानता था कि किसी ने उस फॉर्मूले में कोई बदलाव कर दिया था। अभिमन्यु ने सोचा कि वो इस फॉर्मूले को स्कैन करके चिप में रख ले। अभिमन्यु ने नोटिस किया कि इस किताब में फॉर्मूला लिखने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो भविष्य में इस तरीके को एक बार जरूर आजमाना चाहेगा। जागृति दवाई के फॉर्मूले को पढ़ते समय उसे भी महसूस हुआ कि यह वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इस फॉर्मूले में वैसे कोई रहस्य वाली बात नहीं थी, लेकिन इसमें रनों और शब्दों की व्यवस्था ऐसी थी जिसने अभिमन्यु को ऐसा महसूस कराया कि यह फॉर्मूला प्राचीन काल का है। अभिमन्यु को अजीब एहसास तब हुआ जब वो अपनी आंखों से फॉर्मूला पढ़ रहा था, क्योंकि इस बार चिप के स्टोरेज में जांच करते समय उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो कुछ देर तक फॉर्मूले को देखता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। फॉर्मूले को वापस रखते हुए उसने किताब को शेल्फ में धकेल दिया। उसने किताब पर कुछ नेगेटिव एनर्जी के कण लगाए। उसने ऐसा इसलिए किया कि सिर्फ जादूगर ही इस किताब को बिना नुकसान पहुंचाए खोल पाए। मुझे लगता है कि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। शायद मुझे रहने के लिए एक नई जगह खोजनी होगी। मैं अभी भी दुकान का इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं जो भी दवाई बना रहा हूं उसे बेच सकता हूं। इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, अभिमन्यु ने मन में सोचा। उसकी दुकान शांत और अच्छी थी, लेकिन अभिमन्यु को लगा कि उसकी सुरक्षा फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे और बहुत सारी चीजें थी जिसके लिए उसे एक बड़े जगह की तलाश थी। ब्राउन बुक शेल्फ के 2 लेवल थे। पहले तल में सारी किताबें थीं और दूसरे तल पर 2 डिब्बे। छोटे वाले लेवल में लाल मोतियां थीं जो अभिमन्यु ने स्कूल के एक मिशन से हासिल की थीं, और दूसरे वाले पर एक बॉक्स रखा हुआ था। अभिमन्यु ने बॉक्स को ध्यान से खोला। उसके अंदर 2 धड़कते दिल थे।
उनमें से हरी लपटें बाहर निकल रही थी और दिल अजीब सा चमक रहा था। इन चमकते हाथियों के दिल की मदद से मैं मोहित करने वाली वस्तुएं बना सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बहुत मुश्किल काम होगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे फ्यूचर में ऐसी चीज दोबारा फिर कभी मिल पाएगी। अभिमन्यु गहरी सोच में था और खुद में बोले जा रहा था, लेकिन अगर मेरे पास सभी जरूरी जानकारी है तो शायद मेरा काम बन जाए। अभिमन्यु ने दोनों धड़कते दिलों को अपने हाथों में पकड़ लिया। क्या तुम्हारे पास मोहित करने वाली वस्तुओं को बनाने का कोई बेहतर तरीका है? उसने जीरो से पूछा। जांच हो रही है। पहली जादुई योजना, निम्न स्तर की विशेष वस्तुएं। दूसरी जादुई योजना, एक बार इस्तेमाल की जाने वाली विशेष आइटम। जीरो ने जवाब दिया। एक बार इस्तेमाल की जाने वाली विशेष आइटम? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जीरो, क्या ये शक्तिशाली है? अभिमन्यु ने फिर से पूछा। ये विशेष आइटम निम्न लेवल की मोहित करने वाली वस्तुओं की तुलना में 12.7 गुना अधिक शक्तिशाली होंगे। जीरो ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बड़ी करके देखा और सोचा, मैं पहले मोहित करने वाली एक निम्न स्तरीय वस्तु बनाऊंगा। अगर मैं पहली कोशिश में सफल हो गया तो मैं ये आगे भी कर पाऊंगा। मिशन बनाया गया। आवश्यक समय 7.12 दिन। ऊर्जा की खपत 11.4 डिग्री। दिमागी शक्ति 9। जीरो ने अपना काम कर दिया था। 10 दिन बाद रात का समय था। चंद्रगिरी के जंतर मंतर ऑक्शन मार्केट लोगों से खचाखच भरी हुई थी और कई रईस नीलामी बाजार में प्रवेश कर रहे थे। 2 भारी बख्तरबंद तलवारबाज बाजार के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। बगल के अन्य गार्ड्स अच्छी तरह से पहरेदारी कर रहे थे। एक सफेद गाड़ी धीरे धीरे गली के किनारे रुकी, लेकिन पार्किंग में नहीं घुसी। एक सुंदर चेहरे वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला और गाड़ी से कूद गया। उसने एक काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके सीने के दाहिनी ओर एक सजावटी चांदी की चेन थी। वो कोमल और शांत लग रहा था। ये आरव था। छोटे भूरे बालों वाला एक अन्य व्यक्ति भी गाड़ी से उतर गया। उसने सफेद टाइट सूट पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मजबूत मांसपेशियों को देख रहा हो। वो अभिमन्यु था। वो भीड़ के चारों ओर देख रहा था और बाकी सभी उससे नजरें मिलाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे उस आदमी को देखकर ही असहज महसूस करने लगे। उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि अभिमन्यु खतरनाक दिखता था। आरव, इस समय मैं एक जरूरी प्रयोग कर रहा हूं और मैं उसके बीच में हूं। तुमने एक बहुत जरूरी बात बताई थी नीलामी के बारे में, है ना? अभिमन्यु थोड़ा निराश था। उसने इधर उधर देखना बंद कर दिया और आरव को देखने लगा। तुम जानते हो कि हम अपनी चोट के कारण पिछली नीलामी से चूक गए थे, लेकिन इस बार हम नहीं चूकेंगे। आरव कहकर मुस्कुराया। अभिमन्यु, मेरा भाई पहले ही शहर में स्कैन ऑफ सैंड फॉरेस्ट के जासूसों की देखभाल कर रहा है और उनकी पारिवारिक संपत्तियों की नीलामी यहीं पर होती है। वे लोग धनी हैं और उनके पास ढेर सारा सामान है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लिए कोई ना कोई मूल्यवान चीज मिल जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा। आज ही का वो इकलौता दिन है जब तुम बोली लगा सकते हो, बाद में नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए आरव ने अभिमन्यु को देखा। वो सब तो ठीक है आरव, लेकिन क्या तुम्हें मेरे लिए कोई अच्छा घर मिला? अभिमन्यु ने नीलामी बाजार की ओर चलते हुए आरव से पूछा। अरे, मुझे लगा था कि तुम शायद घर के बारे में भूल चुके हो। मुझे कई दिन पहले एक अच्छा घर मिला था। वो सुंदर था और मैंने सुना है कि उसमें भूत रहते हैं। अफवाहें सुनने के बाद खरीदार पीछे हट गए, इसलिए कीमत बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल फिट है। आरव ने उत्तर दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? भूतहा घर? तब तो मैं इसे जरूर खरीदूंगा, अभिमन्यु ने कहा। आरव, सामान्य लोगों के लिए भूत भले ही डरावने हो, लेकिन मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही कहा, आरव ने कहते हुए सिर हिलाया। आरव ने अभिमन्यु के साथ गेट में प्रवेश किया
उसके आगे कई रईसों ने मुड़कर उनका अभिवादन किया। शहर के अधिकांश रईस आरव को जानते थे और उन लोगों ने अभिमन्यु को कई बार सार्थक से बात करते हुए देखा था, इसलिए वो भी प्रसिद्ध हो गया था। आरव को इन सब रईसों से नफरत हो रही थी। उसने कहा, जब चमकते हाथियों ने नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया था, तब केवल सेना के शूरवीरों ने मदद की थी, जबकि उन रईसों ने मिशन के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं करवाया। वे केवल अपने घरों को बेहतर बनाने के लिए महंगी सजावटी चीजें खरीदते रहते हैं। उन्हें बस यही आता है। अभिमन्यु हैरानी से अपने चारों तरफ देख रहा था। उसने सोचा कि मेरी पिछली दुनिया में भी पैसे वाले लोग अपनी शान और शौकत का दिखावा करने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे, और इस दुनिया में भी ऐसा ही है। मतलब साफ है कि काल चाहे कोई भी हो, इंसानों की फितरत एक जैसी रहती है। क्या अभिमन्यु इस नीलामी में अपने मतलब का कोई सामान खरीद पाएगा? क्या घात लगाकर बैठे अपने दुश्मनों को अभिमन्यु फिर से चकमा दे पाएगा? आरव ध्यान से अभिमन्यु का चेहरा देख रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसने फिर से कहा, चंद्रगिरी शहर में 3 मुख्य शक्तिशाली लोग हैं, मैं, मेरा भाई और हमारे पिताजी। हमारे अलावा एक और बौना शूरवीर है जो पैदल सेना का नेता है। जब चमकते हाथियों ने नागरिकों पर हमला किया तो उसने एक भी सैनिक नहीं भेजा, क्योंकि वो ये चाहता था कि उसके लोगों में से कोई भी ना मरे। मुझे संदेह है कि अगर हम यहां नहीं होते तो वे चमकते हाथियों से निपट सकते थे। उस मिशन के बाद आरव अभिमन्यु के काफी करीब आ गया था और उसके साथ हर तरह की घटनाओं के बारे में बातें करता था। उसे अपने शहर के बारे में सब कुछ बताता रहता था। क्या कह रहे हो आरव, सच में? अभिमन्यु ने सोचा कि उसने इतने खतरनाक जानवरों से निपटने के लिए सिर्फ एक छोटी सी टीम क्यों भेजी? वहां भेजे गए सैनिकों को भी लग रहा था कि यह एक आसान सा मिशन होगा। वे सभी शायद ग्रैंड योद्धा सार्थक पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे थे। अभिमन्यु और आरव अब नीचे की ओर जाने लगे। वहां फर्श एक लाल कालीन से ढका हुआ था और दीवार के दोनों ओर तेल के दीपक लटक रहे थे। उस जगह को रोशन करने के लिए पर्याप्त रोशनी थी। अभिमन्यु को पूरे वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध महसूस हो रही थी। अब वो दोनों एक कॉरिडोर से नीचे उतरकर एक बड़े हॉल में पहुंच गए। छत पर बहुत बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे और हॉल में लाल कुर्सियों की कतारें थीं। कई ग्राहक पहले से ही बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, इसलिए वहां थोड़ा शोर था। नीलामी ब्लॉक के पास एक बड़ा व्हाइट बोर्ड खड़ा था जिस पर अनमक भाषा में नवसार नीलामी लिखा हुआ था। शब्द बहुत अच्छे से लिखे गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे खास तरीके से ऐसा लिखने के लिए कहा हो। चलो अभिमन्यु, मेरे कैबिन में चलते हैं। आरव अभिमन्यु को बाईं ओर ले गया, जहां उन्होंने एक दरवाजे में प्रवेश किया और एक सीढ़ी देखी। वे 2 मंजिल ऊपर गए और गलियारे के अंत तक एक दरवाजे पर पहुंचे। लाल रंग की ड्रेस पहनी एक सेविका वहां खड़ी थी। अभिमन्यु और आरव को आते देख वो उनके सम्मान में झुक गई। अब मेरे पास इस कमरे का एक्सेस है, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने खुद को नीलामी हॉल के ऊपरी बाएं कोने में पाया। उसके सामने शीशे की एक बड़ी दीवार थी जिससे वो आसानी से पूरे हॉल को देख सकता था। कमरे में एक बड़ा सोफा और कई लाल चमड़े की कुर्सियां थीं। फर्श पर एक सफेद रंग का बहुत ही हाई क्वालिटी का कालीन बिछा हुआ था और वहीं पर एक आयताकार मेज भी रखा हुआ था जिसके ऊपर एक लैंप था। स्टैंड पर 3 अगरबत्तियां जल रही थीं और डंडों की नोक से निकलने वाले धुएं से कमरे में अच्छी महक आ रही थी। क्या तुम्हें यह कमरा पसंद आया? तुम यहां से हॉल में सब कुछ देख सकते हो। आरव सोफे पर बैठ गया और हंस पड़ा। सेविका उनके लिए पानी और कुछ अच्छे बढ़िया क्वालिटी वाले फल और शराब लेकर आई। वो झुकी और मेज पर सब कुछ रखकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई।
अभिमन्यु ने एक ग्लास में शराब डाली और ग्लास को हल्के से हिलाया। फलों की शराब हरी थी और वो फलों की सुगंध को सूंघ सकता था। पतझड़ का मौसम था तो ऐसा लग रहा था कि सेविका ने शराब को थोड़ा गर्म कर दिया है। अभिमन्यु ने सोचा कि ठंड के दिनों में इस तरह की गर्म शराब मिल जाए तो क्या बात है, और ये सर्व करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका था। अभिमन्यु, एक और वजह है जिसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। आरव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपने पैर फैलाए और सोफे पर लेट गया। अभिमन्यु को आरव का यह कहना कुछ अजीब सा लगा। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो अभिमन्यु, दरअसल ऐसा है कि दो परिवार यहां अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं और इन दोनों परिवारों की जो कहानी है ना, वो लगभग पूरी हो चुकी है और ये प्रेम और नफरत से भरी हुई कहानी है। दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन उनके बेटे और बेटी को प्यार हो चुका है। आरव ने शरारती अंदाज में कहा। देखो अभिमन्यु, परिवार के एक युवा लीडर ने उस लड़की के लिए परिवार की प्रसिद्धि का त्याग करने का फैसला किया, और यह सब उसने उस लड़की के लिए किया जिससे वो प्यार करता था। लेकिन वो हार गया। उसका नाम उसके वंश से हटा दिया गया। हालांकि युवक के पास उस परिवार की एक ऐसी खास चीज थी जिसे उसने नीलामी में भेज दिया, और आज उस चीज की कीमत लगा दी गई है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज उस चीज की जरूरत उस दूसरे परिवार की वो जो लड़की थी ना, उसकी जरूरत है। मुझे लगता है कि आज रात वो लड़की यहां आएगी और अपने प्यार को खतरे से बचाने की कोशिश करेगी। वो युवक को सामान की नीलामी रद्द करने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन युवक के परिवार ने इधर उधर पहले ही जाल बिछा रखा है। कितनी दुखद है ना ये कहानी अभिमन्यु। आरव के चेहरे पर दुख के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सारी बातें एक उदास चेहरे के साथ कही थी। हाँ, ये एक दुख भरी कहानी है, लेकिन इसे सुनकर यह भी महसूस होता है कि प्यार जैसी चीज आज भी कायम है। शराब देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन वो मुश्किल से उसके गले के नीचे उतर रही थी। उसके मुंह में अभी भी फलों का वो खास मीठा स्वाद बना हुआ था। अभिमन्यु ने सेब के स्वाद का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देखो आरव, कहानी तो अच्छी है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मुझे इन सभी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि क्या यहां मुझे अपने काम की चीज मिलेगी या नहीं। अभिमन्यु ने कहा। मिलेगी अभिमन्यु, मिलेगी, चिंता मत करो। आरव ने जमाई ली। अभिमन्यु ने वहां मौजूद बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी से बात की। पीने लगा। कमरे का तापमान बाहर से अधिक था, इसलिए अभिमन्यु ने अपने कॉलर को ढीला करने का फैसला किया। वो नीलामी हॉल का ध्यान से अध्ययन करने लगा। तभी हवा का तेज झोंका उसके जिस्म से टकराया और वो हवा के संपर्क में आते ही उसका मजबूत चौड़ा सीना हवा के थपेड़ों से दिखने लगा। जैसे जैसे अधिक लोग दरवाजे से प्रवेश करते गए, हॉल में शोर होता गया। करीब 10 मिनट के भीतर ही हॉल की सभी लाल कुर्सियां भर गई और दरवाजा बंद कर दिया गया। हाथों में कुल्हाड़ी लिए काले भारी कवच सूट में 2 पहरेदार दरवाजे के दोनों ओर खड़े हो गए। एक बूढ़ा चश्मा पहने हुए नीलामी ब्लॉक की ओर चल पड़ा। उसकी दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद थे। उस आदमी के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसके हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा था। देवियों और सज्जनों, नवसार नीलामी बाजार में आपका स्वागत है। मैं कौशांबी शहर से पराशर हूं और मैं आज आपका नीलाम करता बनूंगा। मुझे लगता है कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि आज की चीजें कहां से आई हैं, इसलिए मैं यहां आज सब कुछ नीलाम कर दूंगा। तो नीलामी शुरू हुई। अगले ही पल
पराशर ने बिना समय बर्बाद किए नीलामी शुरू कर दी। नीलामी हॉल एकदम शांत हो गया। लोगों ने बातें करनी बंद कर दी और पराशर की तरफ ध्यान से देखने लगे। ज्यादातर लोग नीलामी ब्लॉक को घूर रहे थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी फुसफुसा रहे थे। फिर भी उनकी आवाज पराशर तक नहीं पहुंच रही थी। नीलामी का पहला आइटम मेर फॉक्स से चांदी की रेत है। यह सुंदर और कीमती है, पराशर चिल्लाया। उसी वक्त दो मजबूत अर्धनग्न पुरुष हाथों में तलवार और एक काले धातु के बक्से के साथ वहां आए। उन दोनों ने उस ब्लैक बॉक्स को बहुत सावधानी से सबके सामने जमीन पर रख दिया और पुरुषों में से एक ने इसे जल्दी से खोला। बक्सा चांदी की रेत से भरा हुआ था। वो रेत बहुत चिकनी थी और कमरे के प्रकाश को और भी प्रकाशवान बना रही थी। यह सिल्वर रेत मेरफॉक के प्रमुख निर्यातों में से एक है। यह बहुत दुर्लभ है और अगर आप नहाते समय अपने शरीर पर इसे लगाते हैं तो यह आपकी त्वचा को चिकना बना देगी। यह सामान्य त्वचा देखभाल के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले कि पराशर अपनी बात खत्म कर पाता, महिलाएं और लड़कियां बहुत अधिक उत्साहित होने लगी थीं। 2000 सोने के सिक्के, एक अधेड़ उम्र की अमीर महिला अपने हाथ में नंबर प्लेट को घुमाते हुए चिल्लाई। 2200, एक जवान लड़की ने अपना नंबर प्लेट उठाया। 2300, कोई और चिल्लाया। अगले कई मिनट तक नीलामी की रकम बढ़ती रही। कई लोग बोली लगाते रहे। अंत में बोली लगाने वालों में से कई लोगों ने हार मान ली क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी भी लोग बोली लगाए जा रहे थे। 5000 सोने के सिक्के, एक युवा रईस आदमी खड़ा होकर चिल्लाया। 6000, दूसरी मंजिल पर पहले केबिन में किसी ने कहा। 7000, आरव ने केबिन की ओर देखा और बोली बढ़ा दी। 8000 सोने के सिक्के, केबिन वाले आदमी ने कहा। नंबर सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन युवक अभी भी खड़ा था। उसने साइन पर लगे नंबर को मिटा दिया और उसके बदले कुछ और लिख दिया। 10,000, वो चिल्लाया और नंबर प्लेट उठाया। मैं इसके लिए 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। अब अधिकांश रईसों ने ना में सिर हिलाया और अपने नंबर प्लेट को नीचे कर दिया। चांदी की रेत से भरी हुई एक बॉक्स की कीमत लगभग 6,000 सोने के सिक्के हैं। चांदी की रेत का मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन नीलामी बाजार में लोग इस रेत के लिए 10,000 सोने के सिक्कों का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थे। पहले केबिन के अंदर आरव चिल्लाया, क्या वाकई चांदी की रेत के एक बॉक्स के लिए 10,000 सोने के सिक्के? ये बात मेरी समझ नहीं आई। चांदी की रेत तो हर महीने नीलामी बाजार में बेची जाएगी, फिर यह आदमी इतनी बड़ी बोली क्यों लगा रहा है? ऐसा लग रहा था कि आरव को रेत की परवाह नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ बोली जीतना चाहता था। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। दरअसल अभिमन्यु थोड़ा सुस्ता रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, वो आराम महसूस कर रहा था। उसे लगा कि आरव थोड़ा स्वार्थी और जिद्दी बन रहा है, जबकि अभिमन्यु तो बहुत ही सीधा साधा था इस मामले में। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो किसी हाई फाई फैमिली मेंबर की तरह बर्ताव करे, लेकिन लोग तो ऐसा मानेंगे नहीं और आरव के कहने पर उसके हिसाब से क्यों बर्ताव करेंगे। फिर भी उसके ओहदे से अधिकांश रईस उससे डरते तो जरूर थे। आरव के साथ एक बात और थी कि अभिमन्यु और उसके रिश्तेदारों के अलावा कोई भी उसे एक साधारण दोस्त नहीं मानता था। चमकते हाथियों के साथ मुठभेड़ के बाद आरव ने अभिमन्यु को अपना असली दोस्त मान लिया था। वो अभिमन्यु को बहुत पसंद करता था क्योंकि अभिमन्यु को आरव के स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था। आरव ने सोचा कि अभिमन्यु ही उसका एकमात्र अच्छा दोस्त है। बकवास कहीं का। आरव ने जीतने वाले युवक को कड़ी निगाह से देखा। हथौड़ा अब नीचे आ गया था। किसी और ने बोली नहीं लगाई तो चांदी की रेत का डिब्बा उस युवक को 10,000 सोने के सिक्कों में बेच दिया गया। रुको! वो युवक अचानक चिल्लाया। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं सिल्वर रेत के इस बॉक्स को केवल और केवल
मिस्टर आरव को उपहार में दूंगा। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, मैं उनका फैन हूं। युवक ने पहले केबिन की ओर सिर झुकाते हुए कहा। श्रीमान आरव, कृपया एक विनम्र प्रशंसक की हार्दिक शुभकामनाओं को स्वीकार करें। हॉल में मौजूद लोग हंसते हंसते ताली बजाने लगे। राजन, तुम बहुत उदार हो। कुछ लोग उस युवक को जानते थे, उन्होंने उसकी तारीफ की। आसपास की सभी लड़कियां और महिलाएं उसे जलन से देख रही थीं। पहले केबिन में अभिमन्यु बहुत हैरान था। उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा। कोई आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है? मुझे खुशी होगी अगर मुझे सिर्फ कोई 10,000 सोने के सिक्के दे दे, यूं ही, चाहे उसके पीछे उसका कोई भी मतलब हो। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आरव के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे ये आदमी तो चालाक लग रहा है। आरव ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उसने राजन के बारे में कुछ खास नहीं कहा, लेकिन वो खुश लग रहा था और उसका अहम राजन के उपहार से संतुष्ट हो चुका था। अभिमन्यु के लिए यह मामला दिलचस्प था। निनावा परिवार के राजन ने सिर्फ आरव को खुश करने के लिए 10,000 सोने के सिक्कों का भुगतान किया और शहर में हर कोई एक दिन के अंदर इसी कहानी के बारे में जान गया। अगला आइटम एक प्राचीन काल का काला हंस गर्दन फूलदान था। पराशर ने कहा कि वो फूलदान 1000 साल से अधिक पुराना था और व्लासौ के युग का था। अभिमन्यु को प्राचीन वस्तुओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और आरव ने भी कोई बोली नहीं लगाई। फूलदान 2000 सोने के सिक्कों में बिका। आधा घंटा बीत गया। अगले सभी 4 आइटम प्राचीन थे। अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित करने वाली उनमें से कोई भी चीज नहीं थी। अगला आइटम एक पिछली प्राचीन वस्तुओं के मालिक का खजाना है। ये व्लासौ के युग की एक चमड़े की किताब है और ये 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। पराशर ने ऊंची आवाज में नीलामी की वस्तु पेश की। सफेद वन पीस में एक युवती चांदी की प्लेट लिए मंच पर आई। प्लेट पर डिक्शनरी के आकार की एक किताब पड़ी थी। उसका कवर भूरा था और पुस्तक को चमड़े की पट्टी से सील कर दिया गया था। यह पुस्तक 1000 साल से अधिक पुरानी है और ये रहस्यमय व्लासौ लोगों के ज्ञान को बताती है। पुस्तकों के शौकीन लोग इस तरह की वस्तु को छोड़ना नहीं चाहेंगे। पराशर जोर से चिल्लाया। किताब का नाम सुनते ही अभिमन्यु की आंखों में एक चमक आ गई। क्या है इस किताब का राज? क्या आरव अभिमन्यु को नवसार नीलामी में किसी खास मकसद से लेकर आया है? अभिमन्यु मानव की बात सुनकर हंस रहा था। अच्छा। अभिमन्यु शीशे के सामने खड़ा हो गया और उसने अपने पीछे उस मोटी किताब को देखा। वो अभी भी फलों का शराब पी रहा था। उसे अपने पिता की लाइब्रेरी की याद आ गई, जहां दुनिया भर की किताबें पढ़ता था वो और उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। एक बार उसके पिता ने उसे व्लासौ में रहने वाले लोगों के बारे में बताया भी था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु के लिए यह कल की ही बात हो। अभिमन्यु को अचानक अपने पिता के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे। उसने अपने पिता से मुलाकात के अंतिम पलों को बहुत याद किया। अभिमन्यु, क्या आप इस भाषा को जानते हैं? मेरा मतलब व्लासौ में रहने वाले लोगों की भाषा? आरव ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, थोड़ा सा तो जानता हूं। अभिमन्यु ने सोचना बंद कर दिया और हां में सिर हिलाया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस किताब में क्या है? क्या आप उसकी कवर पर लिखे शब्दों को समझ सकते हैं? आरव ने फिर से पूछा। कवर पर लिखा है, मेरे प्यारे बेटे, तुम पर ईश्वर का प्यार बना रहे। इस किताब को देखकर लगता है जैसे कि इसमें पूजा अर्चना करने के नियम बताए गए हों, या फिर उसी तरह का कोई मंत्र या कोड हो, या फिर ये एक संस्मरण भी हो सकता है। अभिमन्यु ने जवाब दिया। ये तो अजीब लगता है, आरव ने कंधा उचकाते हुए कहा। उस किताब की बोली पहले ही 2000 सोने के सिक्कों तक बढ़ गई थी
और अन्य 3 निजी कमरों में रहने वाले लोगों ने भी अपनी अपनी बोली लगा दी थी। हॉल में केवल 4 निजी कमरे थे। अभिमन्यु और आरव के अलावा बाकी सभी ने उस किताब के लिए बोली लगाई थी। हॉल में बहुत शोर था और सभी रईसों के चेहरों पर उत्साह। ठक 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 हथौड़ा नीचे किया गया। 34,000 सोने के सिक्के। श्रीमान रातलू को बधाई, किताब अब आपकी है। पराशर एक बार फिर से चिल्लाया। किताब के बाद अगली आइटम के तौर पर एक भारी भरकम दिखने वाले सफेद बॉक्स को 4 लोग धीरे धीरे ब्लॉक में ले आए। अगला आइटम इस नीलामी में सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली वस्तु है। पराशर ने अपना चश्मा ठीक किया और टेबल से एक सूचना पत्र उठा लिया। ये हैं अमूल गहने जो स्वतंत्रता और सपने का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे सुंदर और दुर्लभ निशा का पत्थर। पराशर की बात खत्म होने के बाद बॉक्स को खोला गया। बड़े बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स था और एक लड़की ने छोटे बॉक्स को एक चाबी से खोला, लेकिन उसके अंदर एक और बॉक्स था। एक और लड़की ने दूसरी चाबी से उस बक्से को खोला और अंदर एक काला समचतुर्भुज डिब्बा रखा हुआ था। बॉक्स के केंद्र पर कई जटिल डिजाइन खुदे हुए थे और डिजाइन का जोड़ सिल्वर ब्लू गुलाब जैसा दिखता था। आखिरी लड़की ने जब अजीब सी दिखने वाली चाबी से उस ब्लैक बॉक्स को धीरे से खोला और उसका ढक्कन उठाया तो तेज रोशनी की किरणें बॉक्स से बाहर निकलने लगी। डिब्बा पूरी तरह खुलने के बाद हॉल में मौजूद लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। असंभव! ये सबसे अद्भुत रत्न है जिसे मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा है। स्टोन ऑफ निशा! ये सच है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, ये सबसे खूबसूरत रत्न है। उस बक्से को देखने के बाद वहां मौजूद लगभग सभी महिलाएं अपना मुंह बंद करना ही भूल गईं। वो सभी लालच से उस स्टोन को देख रही थी। वहां मौजूद लोग खड़े हो गए और सभी ने उस स्टोन की बहुत तारीफ की। एक अंडे के आकार का वो अंडाकार मणि काले रेशम पर रखा हुआ था और उसकी रोशनी इस तरह बिखर रही थी जैसे वो कोई इंद्रधनुष बना रही हो। अभिमन्यु ने उस मणि की ओर देखा, लेकिन वो उस उत्साह को महसूस नहीं कर पा रहा था जो बाकी लोग अनुभव कर रहे थे। उसने पहले ही अपनी दुनिया में बेहतर रत्न देख रखे थे और वो रत्न इससे कहीं बेहतर दिखते थे, इसलिए उस पर उस रत्न का वैसा असर नहीं हुआ जैसा बाकी लोगों पर हो रहा था। लेकिन आरव उस मणि पर मोहित हो गया। स्टोन ऑफ निशा, दुनिया का सबसे शुद्ध रत्न। आप इसे अपने महल में निश्चित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं अभिमन्यु। वो तो ठीक है, लेकिन ये और क्या कर सकता है? अभिमन्यु के तेज दिमाग ने सोचना शुरू किया। मैं तो इसे देखकर ही खुश हो गया, और अगर ये मेरे हाथ लग गया तो मेरे पूरे परिवार को प्रसिद्धि मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि अगर मैं नीलामी जीत जाता हूं तो मेरा जीवन और अधिक पूर्ण हो जाएगा। आरव इतना उत्साहित था कि लग रहा था जैसे वो सोफे पर ही कूद जाएगा। अभिमन्यु चुपचाप आरव को देखकर मुस्कुराता रहा। तभी किसी ने उनके केबिन के दरवाजे को बाहर से धक्का दिया, जबकि सभी अभी मणि को ही देख रहे थे। उस आवाज से लोगों ने स्टोन की तरफ देखना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखने लगे कि वहां आखिर हो क्या रहा है। वहां देखने के बाद सभी बातें करने लगे। सभी लोगों ने देखा कि काले रंग के वन पीस में एक युवती दरवाजे के पास खड़ी है। वो धीरे धीरे नीलामी ब्लॉक की ओर चल रही है। वो शांत दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि दोनों पहरेदारों को पता है कि वो कौन है। वे माहिका को आगे बढ़ने से रोकने में झिझक रहे हैं। माहिका, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? तीसरे केबिन से एक भारी आवाज आई। ये क्या भगवत की बेटी है? हाँ, ये वही है। वहां मौजूद कई लोगों ने माहिका के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था
कि उनमें से ज्यादातर उसे जानते थे। आरव उठ खड़ा हुआ और सामने लगे रेलिंग की ओर चल पड़ा। उसने शीशे से नीचे देखा। अभिमन्यु, ये माहिका भागवत है, जिस माहिका के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद है? अब शुरू होगा वो असली खेल। आरव के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। आरव, मैं इस बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल दुखद प्रेम कहानी है, समझ रहे हो ना तुम? अभिमन्यु ने फ्रूट वाइन का एक और ग्लास पीने के लिए उठाते हुए कहा। अभिमन्यु, तुम समझ नहीं रहे। बात यह है कि अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल कहानी होती ना, तो मैं तुम्हें यहां कभी लाता ही नहीं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में माहिका के प्रेमी का नाम राजवीर है, और उसने अपने परिवार से जो खजाना लिया था ना, वो हकीकत में बहुत कीमती था। वे सारे आइटम उनके परिवार की लगभग आधारशिला थी। अच्छा, बढ़िया। मुझे तो लगा ही था कि यह सच में असल में एक हीरा ही होगा। अभिमन्यु थोड़ा हैरान था। अभिमन्यु, क्या तुम कॉन्सेप्ट गियर के बारे में जानते हो ना? आरव ने अपना ग्लास घुमाया और वाइन की चुस्की ली। अभिमन्यु दूसरी तरफ मुड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सुना है कि जनजाति का सूर्य एक कॉन्सेप्ट गियर था, है ना? और इस तरह के गियर अवतार युग के जादूगरों द्वारा तैयार किए गए थे। इस गियर को तैयार करने के लिए जो समय तय किया गया था ना, उसे कम कर दिया गया था, लेकिन उसकी जो क्राफ्टिंग विधि थी ना, वो लंबे समय तक चलती रही थी। क्या मैं सही कह रहा हूं? आरव ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अभिमन्यु, ये खजाना कॉन्सेप्ट गियर से ही संबंधित है, और आखिर में देखना, तुम भी रोमांचित हो जाओगे। आरव के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसने ये बात बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कही थी। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? भगवत ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। हाँ, मैं जानती हूं पिताजी कि मैं क्या कर रही हूं, माहिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अरे कोई उसे ले जाओ! भगवत गुस्से में चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज कमरे के बाहर साफ आ रही थी। कई गार्ड हॉल के दोनों ओर के छोटे दरवाजों से बाहर निकले और माहिका की ओर लपके। राजवीर, ये एक जाल है, यहां से चले जाओ, तुम भागो। नीलामी बाजार और इनकी मिली भगत है, इसलिए वे पहले से ही जानते थे कि तुम यहां आओगे। माहिका अचानक चिल्लाते हुए बोली, ये तुम्हें मार डालेंगे, भागो यहां से। माहिका ने संघर्ष किया। उसने आने वाले गार्ड्स को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे गार्ड्स वास्तव में उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वे पीछे हट रहे थे। अचानक सामने आकर खड़ा हो गया और माहिका की ओर दौड़ पड़ा। उसने जल्दी से कई पहरेदारों को चकमा दिया और माहिका का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागने लगा। राजवीर बहुत घबराया हुआ लग रहा था। हालांकि बाहर निकलने का उसका रास्ता एक लंबे आदमी ने रोक दिया। उस आदमी ने राजवीर को पीछे से धकेल दिया। वो लंबा आदमी प्लेट कवच के कपड़े पहने हुए था और उसके दस्ताने भी धातु से बने हुए थे। उस आदमी के बाल काले थे और वो छोटे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेहद डरावना लग रहा था। काले सूट में अधेड़ उम्र का भगवत बहुत गुस्से से दरवाजे से बाहर निकला और उसने उन सबको रोक लिया। वो माहिका और राजवीर को घूर कर गुस्से से देख रहा था। भगवत को देखकर ही लगता था कि वो कितने गुस्से में है। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, लेकिन माहिका के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। थोड़ी दूर पर खड़ा अभिमन्यु ये सब देख रहा था। अभिमन्यु को भगवत को देखकर ही पता चल गया कि उसके सर पर खून सवार है। ये जो अमीर भगवत है ना, जो अपने आप को बहुत अमीर समझता है, शहर में एकमात्र अमीर योद्धा है। लेकिन ये गलत फहमी में ना रहे, मेरा भाई इससे भी बड़ा अमीर योद्धा है, आरव ने थोड़े घमंड में कहा। ये माहिका का पिता है और वो जल्दी ही या फिर कुछ समय बाद एक ग्रैंड योद्धा बन जाएगा। मेरे भाई के अलावा ये योद्धा भगत ही है, जो पास के शहर में सबसे अधिक शक्तिशाली है, और बहुत सारे हाई लेवल के योद्धा इसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आदमी तो बहुत क्रूर लगता है, अभिमन्यु ने कहा और उसने आगे पूछा,
भारी प्लेट कवच में वो कौन है जो भगवत के साथ है? क्या वो भी योद्धा है? विवान एक हाई लेवल का योद्धा है। योद्धा भगवत ने युद्ध के दौरान कई बार विवान की जान बचाई थी, इसलिए विवान ने बाद में उसके लिए काम करने का फैसला किया। भगवत के प्रति उसकी निष्ठा पक्की है। तब तक हॉल में ज्यादा से ज्यादा लोग बातें करने लगे। अभिमन्यु अब धीरे से कुर्सी पर बैठ गया और पीछे झुक गया। आरव, मुझे लगता है कि राजवीर मुश्किल में है, अभिमन्यु ने शांति से कहा। लगता है कि उसे परेशानी में देखकर तुम भी परेशान हो रहे हो। आरव ने हंसकर अभिमन्यु को देखा। ठीक कहा, अभिमन्यु कहकर मुस्कुरा रहा था। राजवीर को कई गार्ड्स ने पकड़ लिया और उन्होंने उसे जोर से मारा। योद्धा भगवत ने माहिका के हाथों को कसकर पकड़ लिया जब वो राजवीर की मदद करने की कोशिश कर रही थी। राजवीर रोया, चिल्लाया, लेकिन हिल नहीं सका। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसे मारना बंद करो, प्लीज मारना बंद करो। माहिका की आवाज में बहुत दर्द था और उसके चेहरे से आंसू छलक रहे थे। भगवत ने एक गार्ड की ओर देखा और उस गार्ड ने अपने हाथों में लोहे की पट्टी से राजवीर के सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया। राजवीर! माहिका जोर से चिल्लाई। उसके पूरे चेहरे पर आंसू थे। राजवीर के सर पर चोट लगने के बाद वो लगभग बेहोश हो गया था। राजवीर जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वो मुश्किल से चल पाएगा, लेकिन वो अभी भी माहिका तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसकी ठुड्डी से खून टपक रहा था। भगवत ने इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी बेटी क्या सोच रही होगी और माहिका की बाहों को पकड़कर बाहर की ओर घसीटने लगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने जो किया उसके लिए तुम भुगतान करोगे। राजवीर, अगर तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। भगवत ने राजवीर के सिर पर एक जोरदार वार किया। योद्धा विवान ने भगवत को तलवार सौंपी। राजवीर के दिल पर निशाना लगाते हुए योद्धा भगवत ने उसे हवा में उछाल दिया। गुड बाय राजवीर, भगवत ने कहा। तलवार हवा में उड़ती हुई नीचे आने लगी। अचानक राजवीर की गर्दन का दाहिना हिस्सा चमकने लगा। 1 सेकंड के भीतर उसकी गर्दन पर एक मुड़ा हुआ लाल भाग दिखाई दिया। पवित्र गियर! भगवत के चेहरे के भाव बदल गए। कमरे के अंदर अभिमन्यु लगभग उछल गया क्योंकि वो ये सब देखकर हैरान था। वो क्या पवित्र छाया है? अभिमन्यु ने चौंक कर पूछा। वो हैरान था और उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। अचानक राजवीर के शरीर से लाल बत्ती की किरणें निकलने लगी। हॉल में किसी का अजीबोगरीब गाना गूंज रहा था, जैसे कि वहां किसी जल परी की आवाज सुनाई दे रही हो। वो आवाज सुरीली और आकर्षक लग रही थी। भगवत और गार्ड जल्दी से पीछे हट गए। डरे हुए चेहरों के साथ वो सब राजवीर को घूर रहे थे। ये अभिशाप है, अभिशाप है ये! हॉल में रईसों में से एक अचानक चिल्लाया। ये पवित्र गियर का अभिशाप है! सबने देखा कि राजवीर हवा में उड़ रहा था और निसा का पत्थर भी अचानक चमकने लगा था। वो बॉक्स से गायब होकर एक लाल रेखा में बदल गया। वो लाल रेखा तेजी से जाकर राजवीर के हाथ में जा लगी। हॉल का प्रकाश बहुत तेज हो गया। उस रोशनी ने हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों को अंधा कर दिया। राजवीर के हाथ में पहुंचने के बाद लाल रेखा कुछ खूनी लाल लिक्विड में बदल गई, जिसने राजवीर के पूरे शरीर को ढक लिया। 5 सेकंड के भीतर लिक्विड जम गया और लाल क्रिस्टल कवच का एक सूट बन गया। सूट के कंधे और बाह के टुकड़ों पर कांटे लगे हुए थे। वो पूरा सूट बहुत भयानक लग रहा था। अब राजवीर लाल क्रिस्टल आर्मर सूट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग योद्धा की तरह लग रहा था। पवित्र गियर, इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल करना सीखे, आओ हम सब मिलकर उसे खत्म कर दें। भगवत चिल्लाया।
उसने अपनी तलवार खींची और राजवीर की ओर निशाना लगाया। योद्धा विवान ने राजवीर का पीछा करना शुरू कर दिया। राजवीर की आंखें सफेद हो गई थी और उसने हाथ ऊपर कर लिए। कशन! इस आवाज के बाद वहां समय थम गया। ये कौन सी शक्ति थी जो राजवीर के पास है, जिससे वो समय को भी रोक सकता है? क्या अभिमन्यु राजवीर से वो जादू सीख पाएगा? आरव ध्यान से अभिमन्यु का चेहरा देख रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसने फिर से कहा, चंद्रगिरी शहर में 3 मुख्य शक्तिशाली लोग हैं, मैं, मेरा